क्या आप जानते हैं संजय गांधी, उनके भ्रष्ट ब्रह्मचारी, उनकी निर्दयी चश्मे वाली रुखसाना, उनके हां में हां मिलाने वाले बंसीलाल और हिटलर की गेस्टापो जैसी हुकूमत ने पूरे 21 मंथ्स तक इस देश पर किस तरह राज किया। इसकी शुरुआत हुई 24 जून 1975 की उस ब्लैक नाइट से। रात थी सन्नाटे की, लेकिन दिल्ली की हवा भारी थी। हर कोई आने वाले स्टॉर्म को महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अदालत के फैसले से हिल चुकी थीं। हाई कोर्ट ने तो उनका इलेक्शन ही रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली एक मुश्किल राहत ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिके रहने का सहारा दिया। कानून और राजनीति के इस पेचीदा खेल में किस्मत का पासा पलटने वाला था। और तभी पर्दे के पीछे से उभरी एक नई शक्ति, इंदिरा का बेटा संजय गांधी। इस कहानी का फर्स्ट चैप्टर आप पहले सुन चुके हैं। इस एपिसोड में परतें धीरे धीरे खुलेंगी। इंदिरा और इमरजेंसी की यात्रा शुरू होती है 1966 में। उस साल की सर्दियों में दिल्ली के सत्ता गलियारों में तनाव उबल रहा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में अचानक निधन हो गया था, जिससे सत्ता के लिए राजनीतिक जंग छिड़ गई। 1964 में शास्त्री द्वारा किनारे किए गए वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई ने सत्ता के लिए एक दृढ़ अभियान चलाया। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि देसाई का भारत का नेतृत्व करने का महत्वाकांक्षी सपना पूरा होगा, लेकिन उनके विरोधी देसाई की रूढ़िवादी राजनीति और अहंकार से नाराज उनके खिलाफ एकजुट हो गए। एक्टिंग पीएम गुलजारी लाल नंदा को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स के समूह ने इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया। उनका सामना किया मोरारजी और उनके समर्थकों ने। तनावपूर्ण माहौल तब अपने चरम पर पहुंचा जब कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को चुना, जिनके पक्ष में 355 वोट पड़े और विरोध में 169। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच कटु प्रतिद्वंद्विता कुछ वर्षों तक सुलगती रही। 3 years later, इंदिरा गांधी ने देसाई से वित्त मंत्रालय छीन लिया। इसे अपनी गरिमा पर हमला मानते हुए देसाई ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी ने धैर्य के साथ बदले की प्रतीक्षा की। 26 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे। इस घोषणा ने एक डार्क युग की शुरुआत की। सुबह तक 600 से अधिक विपक्षी नेता हिरासत में ले लिए गए, जिनमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे। बंसी लाल की हरियाणा पुलिस, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थी, ने दिल्ली में छापेमारी का नेतृत्व किया, जिसमें राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सरकार ने गिरफ्तारियों की खबर जनता तक न पहुंचे, इसके लिए दिल्ली की प्रिंटिंग प्रेसों की बिजली काटने के आदेश जारी किए, जिससे समाचार पत्रों को चुप करा दिया गया। 26 जून को सरकार ने भारत रक्षा नियम लागू किए और संपादकों को दिशा निर्देश जारी किए। कोई आलोचना नहीं, कोई अशांति की खबर नहीं। थोड़े समय के लिए अवज्ञा और रेजिस्टेंस के बाद मीडिया ने घुटने टेक दिए। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस समर्पण पर कहा। जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया, वे रेंगने लगे। सरकार की केंद्रीय सेंसरशिप समिति ने हर प्रकाशन की जांच शुरू कर दी और हर खबर पर नजर रखी। सरकार के कानूनी कदम तेज थे। 27 जून को एक अध्यादेश ने हिरासतों की समीक्षा से अदालतों को रोक दिया, जिससे हेबियस कॉर्पस रद्द हो गया। जुलाई तक सिद्धार्थ शंकर रे के इनपुट के साथ तैयार किए गए 38 और 39 संवैधानिक संशोधनों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने आपातकाल की कार्रवाइयों और इंदिरा के चुनाव को न्यायिक जांच से बचाया। ज्ञान प्रकाश की इमरजेंसी क्रॉनिकल्स में विस्तार से बताया गया है कि इन कानूनों ने कार्यकारी सर्वोच्चता को मजबूत किया। इंडिया टुडे मैगजीन के अनुसार 1976 के मध्य तक अनुमानित हजारों लोग तिहाड़ और बैंगलोर सेंट्रल जैसी जेलों में बिना कानूनी सहारा के लंबे समय तक बंद रहे। बंसीलाल की पुलिस ने हरियाणा की जेलों को
ऑपोजिशन कार्यकर्ताओं से भर दिया, जबकि संजय की यूथ कांग्रेस, एक अर्धसैनिक बल, ने पूरे देश में असहमति करने वालों को डराया। उधर देश भर में नसबंदी का भूत सबको डरा रहा था। जुलाई में इंदिरा गांधी ने अपने 21 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें भूमि सुधार और मूल्य नियंत्रण यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल का वादा था। संजय इस कार्यक्रम के वास्तविक मास्टरमाइंड ने इसे दमन का एक वेपन बना दिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट से शुरू होने वाली उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान ने सैकड़ों लोगों को विस्थापित कर दिया। जगमोहन द्वारा संचालित इस तोड़फोड़ अभियान ने संजय को आधुनिक शाहजहां का उपनाम दिलाया। संजय का सपना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। पूरे भारत में जबरन नसबंदी शुरू हुई, जिसमें सरकार ने कोटा निर्धारित किए, जिससे सरकारी कर्मचारी और ग्रामीण मजबूर हुए। प्रचारकों ने इस अभियान को जनसंख्या अनुशासन का एक शानदार नाम दिया। इमरजेंसी के दौरान अनुमानित 11 मिलियन नसबंदी, ज्यादातर पुरुष नसबंदी, की गई, जिसमें केवल 1976 में 6 मिलियन थी, जिसे मीडिया रिपोर्टों ने नाजियों द्वारा नसबंदी किए गए लोगों की संख्या से 15 गुना अधिक बताया। जबरदस्ती आम थी। उत्तर प्रदेश में शिविरों में रोजाना हजारों लोगों की प्रक्रिया की गई। कुछ रिपोर्टों में प्रतिदिन 5,000 से अधिक की संख्या बताई गई। शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को कोटा पूरा न करने पर वेतन कटौती जैसे दंड भुगतने पड़े। एक्सट्रीम केसेस में पुलिस ने कथित तौर पर पुरुषों को कभी-कभी अविवाहित या निसंतान जबरन नसबंदी के लिए एकत्र किया। गलत प्रक्रियाओं के कारण संक्रमण या जटिलताओं से मौतें हुईं। इन सब के बीच आई एक भयावह शख्सियत, चश्मे वाली संजय गांधी की राजनीतिक सचिव रुखसाना सुल्ताना, जो इस दुःस्वप्न का प्रतीक बन गईं। अपनी बड़ी काली चश्मों और स्टाइलिश सूट के लिए प्रसिद्ध रुखसाना ने पुरानी दिल्ली के दूजाना हाउस में जामा मस्जिद के पास एक कुख्यात नसबंदी केंद्र चलाया। सरकारी बयानों के अनुसार अपनी मुस्लिम पहचान का लाभ उठाते हुए उन्होंने लगभग 15,000 लोगों को इस प्रक्रिया के लिए प्रेरित किया। रुखसाना ने अपार शक्ति का इस्तेमाल किया। उनकी भूमिका विवादों में घिरी रही। उन्होंने तुर्कमान गेट की तोड़फोड़ को रोकने की पेशकश की, बशर्ते निवासी प्रति सप्ताह 300 नसबंदी के मामले प्रस्तुत करें, जिससे झुग्गी उन्मूलन को परिवार नियोजन अभियान से जोड़ा गया। यह प्रस्ताव मुसलमानों में नाराजगी पैदा करने वाला था, क्योंकि वे इसे अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए हिंदू साजिश मानने लगे, जिसने सांप्रदायिक तनाव भड़का दिया और नसबंदी शब्द आपातकाल की अति का पर्याय बन गया। संजय का समूह आतंक का अलग ही तांडव कर रहा था। गोएबल्स, रासपुतिन और गेस्टापो का संगम। संजय ने अपने वफादार समूह के माध्यम से नियंत्रण का शासन चलाया। विद्याचरण शुक्ला, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और बंसीलाल, जो उनकी छाया सरकार के स्तंभ थे। शुक्ला सूचना और प्रसारण मंत्री संजय के प्रचारक थे, गोएबल्स की तरह। संजय की सलाह पर इंदिरा गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल को रातों रात बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह शुक्ला को नियुक्त किया। इसका कारण गुजराल का बोट क्लब में एक पार्टी रैली का प्रसारण करने से इनकार था। नए मंत्री ने प्रेस को चुप करा दिया, आलोचनात्मक प्रकाशनों पर रोक लगा दी और यहां तक कि गायक किशोर कुमार के गाने भी प्रतिबंधित कर दिए गए। उनके मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि असहमति गायब हो जाए, क्योंकि संजय पर व्यंग्य करने वाली फिल्म किस्सा कुर्सी को नष्ट कर दिया गया। बाद में शाह आयोग ने शुक्ला की सेंसरशिप की निंदा की, जिसमें कहा गया, मीडिया का उपयोग आपातकाल के गुणों का प्रचार करने के लिए किया गया। बंसीलाल हरियाणा के दबंग और बाद में रक्षा मंत्री गेस्टापो जैसे प्रवर्तक थे। उन्होंने संजय के क्रूर नसबंदी अभियानों, हिरासत ड्राइव और झुग्गी उन्मूलन अभियान का संचालन किया, जिसने उनकी क्रूरता को कुख्याति दिलाई। शाह आयोग ने बताया, बंसीलाल की कार्रवाइयों ने व्यापक भय और पीड़ा पैदा की। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, रहस्यमयी योग गुरु जिन्हें रासपुतिन कहा गया, ने इंदिरा और संजय पर आध्यात्मिक प्रभाव डाला। अपने आश्रम से संचालित उन्होंने नीतियों को प्रभावित किया और शक्ति जमा की। ब्रह्मचारी केवल एक योगी नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री तक पहुंच को नियंत्रित किया और उन पर तस्करी और वित्तीय अपराधों का आरोप लगा। शुरू में संजय के साथ विवाद के बाद वह उस तिकड़ी का हिस्सा बन गए जिसने उनके विचारों को क्रूर उत्साह के साथ लागू किया। साथ में
उन्होंने ऐसा शासन बनाया जहां, जैसा कि लेखक ज्ञान प्रकाश ने लिखा है, शक्ति संस्थानों के माध्यम से नहीं बल्कि इंदिरा के प्रति वफादारी के माध्यम से बहती थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। आगे सुनिए। ये रहस्यमय सन्यासी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी असल में कौन था? संजय का रुखसाना से क्या था वो अनजाना रिश्ता? तो दोस्तों, इस कहानी की गहराइयों में झांकने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और किस्से के साथ।